पिछली बार एक गलतफहमी की वजह से मूसा और चिरकुट के बीच में एक बड़ा झगड़ा हो जाता है और देखते ही देखते चिरकुट मूसा की जान का दुश्मन हो जाता है। लाख कोशिश करने के बाद भी मूसा बच नहीं पाता और चिरकुट उसे ढूंढ के गोली मार देता है। मेरे आज के दिन की शुरुआत रोज के मुकाबले काफी अलग होती है। मुझे काफी अजीब सा महसूस हो रहा था और मैं अपने आप को हॉस्पिटल के अंदर पाता हूँ। मेरी बॉडी पे एक शॉर्ट्स के अलावा और कोई भी कपड़े नहीं थे। मेरी दाढ़ी और बाल जानवरों जैसे बढ़ चुके थे और सर तो इतना भयानक तरीके से दुख रहा था कि ऐसा लग रहा था कि मेरे सर पे किसी ने हथौड़ा मार दिया हो। मुझे इस बात का कोई आइडिया नहीं था कि मैं यहाँ पे कब और कैसे पहुंचा। तभी इतने में यहाँ पे डॉक्टर साहब मुझे बोलने लगते हैं, डरने की कोई बात नहीं है बच्चे, फाइनली तुम कोमा से बाहर आ गए। ये सुन के मैं डॉक्टर साहब को बोलने लगता हूँ कि डॉक्टर साहब मैं कोमा में कब गया था, मुझे तो कुछ भी याद ही नहीं है। तो डॉक्टर साहब मुझे बोलने लगते हैं, अब तुम्हें याद होगा भी कैसे, तुम्हारे दिमाग में जो गोली लगी थी इससे शायद तुम्हारा शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हुआ है। क्या मुझे गोली लगी थी? वो तो शुक्र करो उन भले लोगों का जो तुम्हें यहाँ पे ले आए, वरना तुम्हारी जान भी जा सकती थी। तुम 7 महीने बाद कोमा से बाहर आए हो, थोड़ा शुक्र मनाओ। क्या कहा आपने? 7 महीने कोमा में था मैं? ज्यादा सवाल जवाब मत कर, आज तेरे छुट्टी का दिन है, चुपचाप यहाँ से निकल। डॉक्टर साहब से बात करने के बाद मुझे पता चला था कि किसी ने मुझे गोली मारी थी जिसकी वजह से मैं कोमा में चला गया था। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि दिमाग पे इतना जोर डालने के बाद भी मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा था। मैंने डॉक्टर साहब से पूछने की कोशिश भी की थी कि मुझे गोली आखिर मारी किसने, तो वो मुझे बोलने लगते हैं, अब एक गधे, वो मेरा बाप नहीं था जो मुझे याद रहेगा। अभी अपना यहाँ से सामान ले और कल्टी मार मार, जिसका बिल निकाल के टेबल पे रख दो, सरकार देंगे, अपने को क्या। अब हॉस्पिटल से मेरी छुट्टी हो गई थी लेकिन अभी भी मेरा सर बहुत बुरी तरीके से फटे जा रहा था और दिमाग में मेरे कई सारे सवाल चल रहे थे। तो मैंने सोचा कि चलो सबसे पहले अपने घर जाना चाहिए और फिर घर में बैठ के आराम से सोचूंगा कि आगे क्या करना है। तो मैं चलते हुए हॉस्पिटल की बिल्डिंग से बाहर आ जाता हूँ और हॉस्पिटल की बिल्डिंग के सामने मुझे दिखाई देता है ऑटो स्टैंड, जहाँ पे काफी सारे ऑटोस खड़े हुए थे। मैं जल्दी से ऑटो स्टैंड की तरफ भागते हुए जाता हूँ और ऑटो वाले भैया से पूछने लगता हूँ, ऑटो वाले भाई साहब आप मुझे शास्त्री वार्ड छोड़ देंगे? हाँ छोड़ देंगे भाई, 300 रुपए लगेंगे। ठीक है भाई छोड़ दो ना फिर। तो देख क्या रहे हो, जल्दी चलो। फिर उसके बाद ऑटो वाले भैया और मैं ऑटो के अंदर बैठ जाते हैं और ऑटो स्टार्ट होते ही हम लोग निकल पड़ते हैं मेरे घर की तरफ। एक बात पे यकीन करना अभी तक मुश्किल था कि मैं 7 महीने तक कोमा में था और रास्ते भर में यही सोच रहा था। तभी इतने में ऑटो वाले भैया बोलने लगते हैं, अबे चिरकुट ढंग से चला गाड़ी, किसी दिन मर जाएगा। भैया ने जब भी 3 वर्ड्स बोले तो मेरे सर में कुछ अजीब सा दर्द होने लगा, लेकिन मैंने इन सारी बातों को इग्नोर करा और फाइनली हम 1 घंटे के बाद हमारे घर के पास पहुंच गए। और ऑटो वाले भैया ने मेरे घर के एकदम सामने अपना ऑटो रुका दिया और बोलने लगे, सर आपके एड्रेस पे पहुंच गए, ये आपका घर है। हाँ भाई ये मेरा ही घर है, बड़ी मुश्किल से बनाया है, अच्छा ये लो आपके पैसे। फिर उसके बाद मैं ऑटो वाले भैया को फोन पे कर देता हूँ और उसके बाद ऑटो वाले भैया वहाँ से अपना ऑटो लेके चले जाते हैं। अब मैंने सोच लिया था कि सबसे पहले कुछ बढ़िया सा खाऊंगा और फिर उसके बाद गहरी 6 घंटे की नींद सो जाऊंगा। अब मैं मुड़ के अपने घर के अंदर की तरफ जा रहा था लेकिन तभी मेरे गैरेज की तरफ मेरी नजर जाती है और मुझे दिखाई देता है कि मेरे घर के सामने एक MG हेक्टर गाड़ी खड़ी हुई है। मुझे लग रहा था कोई यहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क करके भूल गया होगा, तो मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया और अपने घर की तरफ वापस जाने लगा। और जैसे मैंने घर का दरवाजा खोला मैं एक मोटे आदमी से टकराया जो मुझे बोलने लगता है, अबे किसके घर में आ रहे तो? ए भाई तू क्या बात कर रहा है, ये घर मेरा है और मेरे घर में आने के लिए तू मेरे को रोक रहा है? अबे 2 महीने पहले मैंने इस घर को ऑप्शन में खरीदा है, ये घर का लीगल ओनर हूँ मैं। मैं उस बंदे को बोलने लगता हूँ कि भाई ये हो ही नहीं सकता, इस घर का लीगल ओनर मैं हूँ, तुम जान के बैंक वालों से क्यों नहीं पूछते? अबे तेरे बैंक वालों ने ये घर मुझे बेचा है पूरे 2 करोड़ रुपए में। क्या कहा तुमने? बैंक वालों ने ये घर तुम्हें दे दिया है? जो पूछना है जाके बैंक वालों से पूछ, वरना मैं पुलिस को लगाता बोला कॉल। मैं उस बंदे को कन्विंस करने की कोशिश करता हूँ कि भाई ये घर मेरा है, आपको शायद कोई गलत फैमिली हुई है, तो वो मुझे बोलने लगता है, गलत फैमिली का तो पता नहीं पर मेरी फैमिली बहुत गलत है। ओ सद्दर मामू आओ बोला, कौन आगे पागल ही है, पोटे छोकरे लौंडे जितने भी वाट पे दिख रहे पूरे लेके आओ बोला। ये पोटे वर्ड सुन के भी मुझे कुछ हल्का हल्का याद आने लगा, लेकिन इससे पहले कि वो बंदा अपने बंदे बुला के मुझे मारता मैं वहाँ से निकल पड़ा। भागने के अलावा कोई चारा नहीं था। आना मत वापस वरना लौंडे का लफाटे भी मिलेंगे। अब मुझे लिटरली कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ये बंदा कह रहा था कि मेरा घर मेरा है ही नहीं और मुझे किसी न किसी तरीके से सच्चाई का पता लगाना ही होगा। तो मैं फटाफट बैंक की तरफ निकल जाता हूँ, लेकिन बैंक में मुझे कुछ और ही सुनने को मिलता है। तो सर जैसे यहाँ पे लिखा है आपने 4 महीने से अपने घर की EMI नहीं भरी थी, जिसकी वजह से बैंक को मजबूर रहा आपके घर पे कब्जा करना पड़ा। और यहाँ पे लिखा है कि 2 महीने पहले आपका घर नीलाम हो चुका है और नीलामी के दौरान कोई शोएब भाई करके है, उनने आपका घर खरीद लिया है। तो इसलिए आई एम सॉरी, इसमें मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता सिवाय किराए के घर ढूंढने की। और अब ये मेरे साथ क्या हो गया? तो भाई लोगों, वीडियो कंटिन्यू करने से पहले आप सभी के लिए एक सवाल। देखो नॉर्मल गेमिंग तो सब करते हैं, पर क्या तुमने कभी रियल मनी गेम्स ट्राई किए हैं? आजकल ये बड़े ट्रेंड में है, इनके थ्रिलिंग गेम प्ले, बिग प्राइज रिवॉर्ड्स और फ्री बोनस की वजह से। मैंने भी अभी ये गेम्स ट्राई किए हैं एंड बिलीव मी गाइस, गेमिंग की एंटरटेनमेंट के साथ साथ मेरी 200 विनिंग भी स्टार्ट हो गई है। सुबह 100 रुपीज से प्ले करो और शाम तक 10,000 के पास विड्रॉल। फिलहाल मैं विन मैच पे खेल रहा हूँ, जो कि इंडिया के मोस्ट ट्रस्टेड और सर्टिफाइड गेमिंग साइट है, क्योंकि भाई सेफ्टी ऑलवेज फर्स्ट। विन मैच पे आपको मिलते हैं 5,000 से भी ज्यादा गेम्स जैसे एविएटर, पिंको, बिंगो, क्रिकेट, फुटबॉल, वर्चुअल स्पोर्ट्स, मतलब जैसे तुम्हारा मूड वैसे इनके गेम्स। हर गेम पे मेगा
मेगा विनिंग। और हाँ, इस आईपीएल सीजन तो तुम यहाँ पे हर मैच को लाइव एंजॉय कर सकते हो बिल्कुल फ्री, और टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करके मेगा विनिंग भी कर सकते हो अप टू 10 करोड़। साइन अप पे 100% बोनस तो है ही, इसके अलावा लॉयल्टी पॉइंट्स, रेफरल बोनस, फ्री रिवॉर्ड्स, रिलोड बोनस, वीकली आईफोन और भी कई सारे ऑफर्स। तुम्हें भी अगर विन मैच पे विनिंग करनी है तो मैं कमेंट में लिंक पिन कर दूंगा, वहाँ रजिस्टर कर लेना और आपको एक्स्ट्रा कैशबैक मिल जाएगा। बैंक से बाहर आने के बाद मैं काफी मायूस हो गया था। इस सोच के ही मुझे काफी बुरा फील हो रहा था कि जिस घर को मैंने इतनी मेहनत से खरीदा था वो अब मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। मुझे बस एक बार पता चल जाता ना कि मुझे किसने गोली मारी है, मैं तो उसकी ऐसी की तैसी कर देता। लेकिन इतने में तभी मेरे दिमाग में ख्याल आता है कि कोई बात नहीं, घर गया तो गया, लेकिन मेरे पास मेरे बिजनेसेस तो है, पैसे कमा के मैं अपने लिए नया घर खरीद लूंगा। जहाँ तक मुझे याद है, कोमा में जाने के पहले मेरा टैक्सी का बिजनेस बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा था, तो मैं फटाफट भागते हुए अपने टैक्सी स्टैंड की तरफ निकल पड़ता हूँ। 15 मिनट भागने के बाद मैं अपने टैक्सी स्टैंड पे पहुंच जाता हूँ, लेकिन वहाँ पे पहुंच के जो मुझे मंजर दिखाई देता है वो देख के मुझे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं होता। मेरे टैक्सी स्टैंड पे एक भी टैक्सी नहीं थी, ना ही ऑल्टो, ना ही मेरी स्कॉर्पियो, और यहाँ पे कबाड़ गाड़ियों के अलावा और कुछ भी नहीं था, जिसे देख के मैं बुरी तरीके से शॉक हो गया था। आखिरकार मेरी सारी की सारी टैक्सीज गई तो गई कहाँ? अभी तक मैं अपने घर के सदमे से बाहर नहीं निकला था और मेरे टैक्सी स्टैंड की ये हालत। आखिरकार मेरे टैक्सी बिजनेस को हुआ क्या था? अब इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, वहाँ पीछे से एक आदमी जा रहा था और वो मुझे देख के बोलने लगता है, अरे बाबा इधर क्या करता है, चोरी करने आया है क्या? मैं पीछे मुड़ के उन भाई साहब को बोलता हूँ कि मैं चोरी करने नहीं आया था, और फिर मैं उन भाई साहब के पास जाके उनसे बोलने लगता हूँ, भाई साहब यहाँ पे एक टैक्सी स्टैंड हुआ करता था, उसका क्या हुआ? हाँ बेटा, इधर एक टैक्सी स्टैंड हुआ करता था, वो हम लोगों को बहुत सस्ते में छोड़ता था। तो फिर ये टैक्सी स्टैंड बंद क्यों हो गया? उसके पीछे की वजह क्या है? पता नहीं कैसे एक दिन उस टैक्सी स्टैंड का मालिक गायब हो गया। बहुत ढूंढा उसे पर वो नहीं मिला। फिर उसके बाद उसके ड्राइवर लोगों ने उनकी एक एक गाड़ी बेचकर खा गए। क्या मतलब मेरे ड्राइवर लोगों ने मेरे टैक्सी को बेच डाला? तो साहब क्या आप मूसा भाई हो? हाँ भाई, ये टैक्सी स्टैंड मेरा ही था। सॉरी सर, आपके साथ बहुत बुरा हुआ। आपके अपने ड्राइवर लोगों ने ही आपके गाड़ी बेच डाले। ये बात पे तो मुझे भी यकीन नहीं होता। अब कर भी कह सकते हैं। सर सलामत तो टोपी हजार चलता हूँ सर। मेरा घर मेरे हाथ से गया, मेरा बिजनेस मेरे हाथ से गया। एक ही दिन मुझे दो बड़े दुख मिल गए थे, समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। लेकिन फिर मुझे याद आया कि मैं अब कंपनी में जॉब किया करता था जो ऑक्शन करवाती थी। अब मुझे लगता है फिर से उस कंपनी में वापस काम करना पड़ेगा, तभी मेरा कुछ गुजारा चल पाएगा, वरना मेरी तो रोड पे आने की नौबत आ चुकी है। आई एम सॉरी सर, चल चलाचल कंपनी चल बसी। नामुमकिन, ये हो ही नहीं सकता। हाँ सर, वो कंपनी चल बसी। असल में जो बंदा उनके लिए गाड़ी रिस्टोर करता था ना, वो एक दिन कहीं गायब हो गया। कंपनी ने कुछ और लोगों को भी हायर किया, पर उन्हें उनके डिजाइन कुछ पसंद नहीं आए। तो फिर इन्वेस्टर ने पैसा खींच लिया, कंपनी का दिवाला निकल गया। और मैं अपनी जानकारी के हिसाब से बता दूं, आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। चल चलाचल कंपनी जो कि मेरी आखिरी उम्मीद थी, वो भी अब नहीं रही, और ऐसा लग रहा था कि मैं पूरी तरीके से हार चुका हूँ। तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। घर से लेके नौकरी मेरे पास से सब कुछ जा चुकी थी, दूर दूर तक कोई उम्मीद की किरण नजर ही नहीं आ रही थी, और दिमाग में बस एक ही ख्याल चल रहा था कि ये कौन था जिसने मेरे ऊपर गोली चलाया, कौन था जिसने मुझे कोमा में भेजा। पर तभी अचानक से जोरों से मेरा सर दुखना शुरू हो जाता है। मेरे आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था, लेकिन तभी मुझे कुछ याद आने लगता है। मेरी आंखों के सामने जैसे कि कोई मंजर चलना शुरू हो गया था। मुझे एक एक करके सारी चीजें याद आने लगी। कैसे बस एक छोटी सी बात की वजह से चिरकुट मेरी जान का दुश्मन बन गया था, और मुझे अब ये अच्छे से याद आ गया था कि चिरकुट ही वो इंसान था जिसने मेरे ऊपर गन चलाई थी, और अब मैं गुस्से से आग बबूला हो रहा था। चिरकुट के बच्चे को मैंने अपना दोस्त समझा था, लेकिन उसी दोस्त की वजह से मेरी पूरी की पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। उसने सिर्फ मुझे ही नहीं, लाला को भी गोली मारी थी, और मैं ये सारी बातें इतनी आसानी से तो भूल नहीं सकता था। मैंने फैसला कर लिया था कि अब मैं चिरकुट के बच्चे को उसकी नानी याद दिला के ही रहूंगा। लेकिन अभी की हालत को देखते हुए ये काम अकेले करना पॉसिबल नहीं था, लेकिन मैं जानता था कि मेरी मदद कौन कर सकता है। मैं सीधे जुगाड़ लगा के पहुंच गया था मावेश भाई के अड्डे पे। मावेश और उसके पंटर मुझे वहाँ पे देख के काफी हैरान थे, और वो मुझसे बोलने लगता है, ए बाबू, तू वापस इधर काहे को आया? तेरा कर्जा तो माफ हो गया था। अरे भोलू, सुनन तो दे, ये बोलने क्या आया है, बोल क्या बोलना है तुझे। ये सुनने के बाद मैं मावेश भाई को सारी की सारी अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन कर देता हूँ, और उन्हें बोलने लगता हूँ कि मावेश भाई मुझे भी आपके जैसा बनना है। अच्छा बन के मैंने बहुत देख लिया, अब मैं गुंडा बनूंगा। तू गुंडा बन के क्या करेगा? चॉकलेट चुराएगा? ए भोलू, उतना हंसने की जरूरत नहीं है। अपन लोग भी ऐसी हालत की वजह से गुंडे बने थे, तो इसका बात अपने दिल को लग गया। सॉरी भाई। एक बात जान ले भाई, अगर अंडरवर्ल्ड में घुसा ना तो कभी वापस बाहर नहीं आ पाएगा। अब मेरी जो भी दुनिया है बस यही रहेंगी। अगर तूने पक्का इरादा कर लिया है तो ठीक है, मैं बनाएंगे तेरे को गुंडा। अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा गुंडा बनने की काबिलियत है तेरे में, पर ये बात जान लेना, मेरे से गद्दारी करेगा तो सीधा मरेगा। समझ गया ना? समझ गया मावेश भाई, बस आप मुझे वो अंडरवर्ल्ड का पावर दिला दो। तो चल मेरे साथ, आज से मैं तेरी ट्रेनिंग स्टार्ट करता हूँ। चल भोलू। अब मावेश और उसका पंटर मुझे स्कॉर्पियो में बिठा के कहीं पे लेके जा रहे थे। ये लोग मुझसे क्या काम करवाने वाले थे इसका मुझे कोई भी आइडिया नहीं था। थोड़ी देर के बाद मावेश अपनी स्कॉर्पियो को एक पेट्रोल पंप की तरफ मोड़ देता है, और वहाँ पे गाड़ी रोक के बोलने लगता है, तुझे वो सामने किराना दुकान दिख रही है? हाँ मावेश भाई दिख रही है। ये तेरा पहला मिशन है गुंडा बनने का। उस दुकान के अंदर जा और बंदूक की नोक पे फ्री का सामान लेके आ, जैसे कि चिप्स के पूड़े, चाय पत्ती, बिस्कुट के पैकेट। भोलू, अपने किराने की लिस्ट मत बताइए, वो नहीं लाएगा। हाँ तो मैं कह रहा था, एक गुंडा एक छोटी छोटी चोरियों से एक बड़ा गुंडा
गुंडा बनता है। ये बात तो आपने 100% करेक्ट बोली मावेश भाई। अब बैठे बैठे मेरा मुंह मत देख। ए भोलू, इसको एक गन दे बोला। तेरी सीट के नीचे गन रखी है, ले ले, देखते हैं कि तू मिशन करेगा या नहीं। अब मैं गाड़ी से उतर गया था और मावेश ने जो मुझे गन दी थी अपने पास मैंने वो रख ली थी और देख के तो लग रहा था कि मैं रॉबरी के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। जिंदगी में पहली बार रॉबरी करने जा रहा था, इसलिए थोड़ा सा नर्वस तो था, लेकिन बड़ी हिम्मत करके मैं उस किराने की दुकान के अंदर जाने लगता हूँ और अब मैं फाइनली उस दुकान के अंदर आ गया था। और उसके बाद मैं सीधा कैशियर के पास चला गया और उसे बोलने लगा, ए सुन, तेरे पास जितने भी पैसे हैं मेरे हवाले कर दे। अरे सर, हम पैसे वैसे नहीं बेचते, हम चिपस के पूड़े बेचते बस। ये बंदा तो मेरे से बिल्कुल भी नहीं डर रहा था, तो मैंने सोचा मावेश ने जो मुझे गन दी है अब वो किस दिन काम में आएंगी। तो मैं अपनी जेब से गन को बाहर निकाल लेता हूँ और उसके ऊपर पॉइंट करके बोलने लगता हूँ, एड़ा समझ के रखा क्या? चुपचाप तेरे पास जितना भी पैसा है ना मेरे हवाले कर दे, वरना तेरी ऐसी की तैसी कर दूंगा। लेकिन वो बंदा मुझे बोलने लगता है, तो क्या करेंगे तू? गोली चलाएगा? हिम्मत है तो चला गोली। अब तो ये बात मेरी इज्जत पे आ गई थी और क्योंकि ये बंदा मुझसे डर ही नहीं रहा था तो इसे डराने के लिए मैंने दीवार पे 2 शॉट चला दिए। बाबा को बुलाता ना, अब्बा देखो गोले चला रहे आके इधर लोग। वो बंदा जैसे ही भाग के अंदर गया, इतने में उसके बाबा वहाँ से बाहर निकल के आ गए और उनके हाथ में एक शॉटगन थी। हट साला, क्या लगा रे तुमने? पैसे पैसे आओ नहीं तो क्या? इस बंदे के बाबा तो काफी खतरनाक थे और उनके हाथ में शॉटगन भी थी। क्या रे मरी सूरत के जाता क्या तंगड़ा तोड़ू तेरे? क्या लगाया क्या रे तूने? दुकान में आके बच्चे को डरा रहा मैं। अब इस बंदे के बाबा पूरी तरीके से सटिया गए थे और इससे पहले कि वो शॉटगन की गोलियों की बौछार मेरे ऊपर कर दे, मैं पतली गली पकड़ता हूँ और दुकान से भागते हुए मावेश भाई की तरफ वापस चल जाता हूँ और मावेश भाई को बोलने लगता हूँ, माफ करना भाई, लेकिन उसके पास डबल शॉटगन थी। भाई मुझे नहीं लगता ये गुंडा बन सकता है। अरे ऐसी रहा तो क्या गुंडा बनेगा रे तू? लेकिन मावेश भाई उस बुड्ढे के पास शॉटगन थी और वो मेरे पीछे जा रहा है। आने दे उसको, देखता है अपन। अब वो बुड्ढा शॉटगन लेके सीधा मुझे मारने के लिए आ रहा था, लेकिन जैसे ही उसने मावेश भाई को देखा वो बोलने लगा, अरे मावेश भाई आप है क्या? हाँ, अपन का ही बंदा है ये। अरे ऐसा पहले बोलना चाहिए था, पूरी दुकान दे देता अपन इसको। सॉरी बाबू, अपन ने तेरे पे गन बताया और तेरे को मरी सूरत का बोला। इस बंदे के तो व्यवहार ही बदल गए। और हाँ हाँ, ज्यादा नाटक मत कर। चिपस की पुड़ा चाय पत्ती घर पे पहुंचा देना मेरे। ठीक है भाऊ, पहुंचा दूंगा। अच्छा ठीक है मावेश भाई, मैं चलता हूँ, कोई मिस्टेक हो गई तो माफ कर देना। और इतना बोल के वो बुड्ढा वहाँ से चले जाता है और ये सब देख के मावेश मुझे बोलने लगता है, समझा तू? तुझे ऐसा बनना है कि लोग तुझे देख के अपना व्यवहार ही बदल दे, तेरे नाम से और तुझसे खौफ खाए, जो कि एक दिन में तो बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए तुझे मुझे अपने 7 महीने देने होंगे। 7 महीने? लेकिन ऐसा मैं क्या करूंगा 7 महीने? अगर तूने ये ट्रेनिंग कर ली तो तू एक ओरिजिनल गुंडा बनेगा रे। एक बात बता, तू मुझ पे भरोसा करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत बढ़िया, एक गुंडा कभी किसी पे भरोसा नहीं करता। सच में? क्या बात है भाई, मतलब मैं चूतिया हूँ। और अब जाके मेरी असली ट्रेनिंग शुरू हो गई थी। सबसे पहले मावेश मुझे हर रोज 100 किलोमीटर रनिंग की प्रैक्टिस करवा रहा था और मैं आलसी न बनूं इसलिए अपनी स्कॉर्पियो मेरे पीछे लेके दौड़ रहा था। भागने में अगर मैं जरा सा भी स्लो होता तो ये मुझे अपनी स्कॉर्पियो से कुचलने की धमकी देता। रनिंग के बाद बारी थी एक्सरसाइज करने की। मावेश की ट्रेनिंग के दौरान मुझे रोज 100 पुशअप्स करने पड़ते, जिसे करने में मुझे काफी तकलीफ होती। ए बाबू रुक मत, बिल्कुल मत रुक। अगर ये रुका ना, इसी गोली मार देना। ऐसी धमकियों की वजह से ना चाहते हुए भी मैं अपनी लिमिट से ज्यादा एक्सरसाइज कर रहा था। इतने एक्सरसाइज तो मैंने जिम में भी नहीं की होंगी जितने मावेश और उसका पार्टनर मुझसे करवा रहे थे। और मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही थी गुंडा बनने में ये सारी चीजें कौन सी काम में आने वाली है। क्योंकि मेरा एक मकसद था, मैंने मावेश के दिए हुए सारे के सारे एक्सरसाइज एक के बाद एक कंप्लीट करता गया हर रोज। फिर मावेश मुझे ले आया बार्बर शॉप में और बार्बर को बोलने लगा, अरे भाई इसकी थोड़ी कटिन वटिन बना दे, थोड़ा गुंडा टाइप लुक देना इसको, डरावने लगना चाहिए एकदम। डरावना तो ये अभी भी लग रहा है, पर ठीक है। मैं तो बस ये सोच रहा था कि मेरा नया लुक किस टाइप का रहने वाला है। भाई ये तो चिचपल्ली वाला सुलेमान दिख रहा। अब ये सब होने के बाद मावेश मुझे एक सीक्रेट हॉस्पिटल में लेके आया और डॉक्टर साहब को बोलने लगा, ये डॉक्टर साहब आपके पास वो वाला इंजेक्शन है ना? मेरे पास वो इंजेक्शन तो है, लेकिन क्या सच में मैं इसे इंजेक्शन दूं वो वाला? ए डॉक्टर, तेको जितना बोला है उतना कर, इंजेक्शन तो तेको देना ही पड़ेगा। हम चाहते हैं कि इसका गुस्सा बाहर आए, ठीक है? जैसा आप कहे मावेश भाई। इतना बोल के वो डॉक्टर मेरे पास आता है और मुझे बोलने लगता है, देख भाई मैं तुझे झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन इस इंजेक्शन से तुझे दर्द होगा। 1 2 3। अब जंगल में चिरकुट, उसका ससुरा और साला मिलके कुछ ये बातें कर रहे थे। देखो जवाई साहब, बहुत बड़ी मुसीबत है। एक एक करके हमारे सारे चचेरे फुपेरे लड़कों को मारा जा रहा है। ये सब कैसे हो रहा है? कौन है इसके पीछे? उस अज्ञात व्यक्ति का तो पुलिस भी अभी तक पता नहीं लगा पाई। क्या बात कर रहे हो पापा? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो रहा है और अपने खानदान में सिर्फ तुम दोनों ही बचे हो। देखो बेटा, मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए तुम लोगों को बस इतना बोलूंगा कि गांव छोड़ के भाग जाओ। हम गांव छोड़ के नहीं भागेंगे, हम उस कमीने का मुकाबला करेंगे। पर मेरे ख्याल से पापा सही कह रहे हैं, पहले हमें अपनी जान के बारे में सोचना चाहिए, फिर सही मौका आने पे उस कमीने को धर लेंगे। देखो बिल्कुल सही कहा इसने, जान है तो जहाँ है, इसलिए मेरी बात मानो, जितनी जल्दी हो सके अपना बोरिया बिस्तर बांधो और यहाँ से निकल जाओ। ठीक है, जैसा आप चाहें। चिरकुट अपने ससुरे यानी पाशा भाई की बात मान लेता है और फिर चिरकुट और उसका साला अपनी एंडेवर में बैठ के गाँव से बाहर जाने के लिए रवाना हो गए थे। लेकिन पाशा भाई के दिमाग में तो एक अलग ही खुराफात चल रही थी। इन दोनों के जाने के बाद पाशा भाई जंगल की तरफ जाने लगते हैं और काफी अंदर जाने के बाद वो एक आदमी से मिलते हैं और उसे बोलने लगते हैं, तो भाई जैसा कि आपने बोला था मैंने वैसा कर दिया। अब आप मेरे बेटे को छोड़ दोगे ना? प्लीज उसे कुछ मत करना, वो एकदम सीधा साधा है। बस अपने चिरकुट जीजा के साथ रह के वो थोड़ा बिगड़। अरे भाई ये क्या कर रहे हो?
पाशा भाई का खेल खत्म हो गया था और अब किसी और की बारी थी। यहाँ पे चिरकुट और उसका साला मिलकर लगभग गांव से निकल ही गए थे। चिरकुट काफी ज्यादा डरा हुआ था क्योंकि पिछले 5 महीनों में किसी अनजान आदमी ने पाशा भाई के पूरे परिवार को खत्म कर दिया। एक बार वो बंदा सामने आ जाए जिसने मेरे परिवार का ये हाल किया है, उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। कुत्ते की मौत मरेगा वो कमीना। लेकिन इन दोनों को इस बात का जरा सी भी खबर नहीं थी कि उस अनजान व्यक्ति का अगला टारगेट ये लोग हैं और वो अनजान व्यक्ति अपने लेजेंडर से इनके पीछे पड़ चुका था। और इससे पहले कि इन लोगों को कुछ पता चलता, वो आदमी अपने लेजेंडर को एंडेवर पे भिड़ा देता है। सिर्फ इतना काफी नहीं था, वो चिरकुट की गाड़ियों के ऊपर बंदूक से गोलियां भी चला रहा था। पागल है क्या? गाड़ी को ठोक ठोक के मुझे मारा जाता है। इतने सारी गोलियां मत चला, मैं मर जाऊंगा। ये आदमी आज चिरकुट को पूरी तरीके से खत्म करने के इरादे से आया था और इसके लिए वो जो बन पड़ रहा था वो कर रहा था। चिरकुट की गाड़ी कई बार इम्बैलेंस होते होते बची। चिरकुट अपना बचाव करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन लेजेंडर तो लेजेंडर है, इतने आसानी से हार नहीं मानने वाली। दोनों गाड़ियां लगभग 120 प्लस स्पीड में जा रही थी, जिसकी वजह से बीच बीच में काफी एक्सीडेंट भी हो रहे थे। चिरकुट की तो पूरी फटके हाथ में आ चुकी थी। गोलियों की वजह से एंडेवर का टायर भी पंचर हो गया था। साले कमीने देखो, छोड़ूंगा नहीं। गोलियों से बचने के लिए चिरकुट अपनी गाड़ियों को पागल जैसे भगाया जा रहा था और अब तो उसका साला भी खौफ में था। कुछ ही देर बाद लेजेंडर एंडेवर को कैचअप करने लगी, लेकिन भला हो एंडेवर के नए पावरफुल इंजन का, जिसकी वजह से लेजेंडर को एंडेवर को कैचअप करने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी। अरे भाई साहब, थोड़ी गाड़ी को और तेज चलाओ। चिरकुट पूरी रफ्तार से अपने एंडेवर को भगाया जा रहा था, लेकिन उसे कोई भी अंदाजा नहीं था कि 20 मिनट तक वो पूरे गांव के रास्ते पे ये पकड़म पकड़े ऐसी चालू रहेंगी। हाईवे पे आने के बाद तो चिरकुट एकदम पागल ही हो गया था और जो सामने आ रहा था बस उसे उड़ाया जा रहा था। उसे बस किसी तरह जिंदा रहना था। तभी वो अनजान आदमी एंडेवर के ऊपर एक आखिरी गोली चलाता है, जो किसी तरह चिरकुट के साले को जाके लगती है। कर दिया। चिरकुट के साले का खेल खत्म हो चुका था और चिरकुट अपनी नजरें रोड पे रखने की बजाय वो अपने साले को देख रहा था। लेकिन जैसे ही उसकी नजर वापस रोड पे जाती है, उसे उसके सामने एक ट्रक दिखाई देता है और गाड़ी की इतनी रफ्तार होने की वजह से ब्रेक लगाने का वक्त ही नहीं था। चिरकुट एन मौके पे गाड़ी से कूद जाता है और उसके एंडेवर सीधा ट्रक से जाके ब्लास्ट हो जाती है। इस ब्लास्ट से लिटरली चिरकुट भी हवा में उड़ गया था और वो उड़ के सीधा ट्रक पे जाके लगता है और इसमें उसको बहुत ज्यादा चोट आती है। ब्लास्ट होने के बाद पता चलता है कि चिरकुट के एंडेवर बर्बाद हो चुकी है, उसका साला जल चुका है और चिरकुट जख्मी हालत में जमीन पे लेटा हुआ था। और आखिरकार अब चिरकुट के सामने वो लेजेंडर आके रुकती है जो उसका जब से पीछा कर रही थी और अब गाड़ी का दरवाजा खोल के वो अनजान आदमी लेजेंडर से बाहर उतर जाता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि मैं था। इन 5 महीनों के अंदर मैंने मावेश के साथ रह के अपनी आदतों को पूरी तरीके से चेंज कर लिया था। पुराना मूसा तो कब का मर चुका है, अब इस नए मूसा के दिल में रहम और अच्छाई की कोई जगह नहीं थी। चिरकुट का बच्चा मुझे देख के पूरी तरीके से हैरान था, उसे लग रहा था जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। और फिर उसके बाद मैंने बिना कोई लंबा भाषण दिए चिरकुट के ऊपर हमला कर दिया और अब इस स्टोरी में से चिरकुट का खेल हमेशा हमेशा के लिए खत्म होता है। तो फिर इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो पे लाइक कर दो, शेयर कर दो। चैनल को दोस्तों पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और मैं मिलता हूं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में।